और कल हम लोग पढ़ लिए थे कि लगातार यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों के जोगफल का फॉर्मूला और उसका माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे प्रथम प्रथम एन सम संख्याओं प्रथम एन सम संख्याओं प्रथम एन सम संख्याओं का जोग और माध्य दोनों साथ ही साथ सीखेंगे। प्रथम एन सम संख्याओं का जोग और माध्य। प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से, प्रथम का मतलब होता है कि जहां से सम संख्या शुरू हो वहां से एन तक का जोगफल क्या होगा, या वहां से एन संख्याओं का माध्य क्या होगा। यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि दे देगा 2,4,6,8, देखिए लगातार सम संख्या है शुरुआत से, क्योंकि सम संख्या का शुरुआत 2 से होता है। तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एन, एन का मतलब कहां जाके खत्म होगा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एन ये सम संख्या है। इनका हमको जोगफल भी निकालना है और इनका हमको माध्य भी निकालना है। ठीक है, तो भाई माध्य निकालने के लिए जोगफल पहले जरूरी होगा। अगर जोगफल पता रहेगा तभी हम माध्य निकाल सकते हैं। अगर जोगफल पता हो तभी हम माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसका जोगफल निकालने का, ठीक है, जोगफल कैसे निकलेगा, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है। तो सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n बटा में 2 इंटू n बटा में 2 प्लस n बटा में 2 इंटू n बटा में 2 प्लस 1। ये प्रथम सम संख्याओं के जोगफल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम इसका जोगफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको माध्य निकालना हो, इसका माध्य निकालना हो, तो माध्य बराबर क्या होगा, दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस एन, दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। कितना प्रेक्षण है, एन, क्योंकि एन पे जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है, और कितना होगा, दिए गए प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 2 3 डॉट 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 एन तक है भाई, तो एन लिख दिए। अब बताओ कि 2 प्लस 4 प्लस 6 इसका जोगफल का फॉर्मूला ये होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बटा में 2 इंटू n बटा में 2 प्लस 1। ये जोगफल का फॉर्मूला हो गया, अब बटा में n। अब n बटा में 2 इंटू n बटा में 2 प्लस 1, मेन बटा बदल जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 1 बटा n। n से n कैंसिल हो गया, यानी आपका फॉर्मूला हो गया क्या, एक यहाँ चला जाएगा, यानी 1 बटा में 2 इंटू n बटा में 2 प्लस 1 बटा में 2 इंटू n बटा में 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपको प्रथम सम संख्याओं का, यानी शुरुआत से n तक के सम संख्याओं का माध्य निकालना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे 2 4 6 डॉट 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 मान लीजिए 20 तक, कह देगा कि इसका जोगफल और माध्य दोनों ज्ञात करें, इसका जोगफल और माध्य। तो सबसे पहले हम इसका जोगफल निकालेंगे, सम ऑफ इवन नंबर यानी सम संख्याओं का जोगफल। तो फॉर्मूला लिखवाए हैं n बटा 2 इंटू n बटा 2 प्लस 1। यहाँ n का मतलब होता है लास्ट संख्या, जो लास्ट में
संख्या होगा वहीं यहाँ n काम करेगा। ठीक है, देखिए n/2 यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20/2 इंटू n/2 यानी फिर 20/2 आप प्लस 2 से कट जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 10, यानी यहाँ बच गया 10 और गुणे 10 में जोड़ देंगे 11, यानी कितना आएगा 100, कितना आएगा 110। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। माध्य का फॉर्मूला होगा दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो ध्यान दो, ये कितना पद है, n पद नहीं है, ये 2 4 6 डॉट 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 8 10 12 जितना भी आए तो n पद नहीं है। जैसे अभी समझाते हैं, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में, जैसे मान लो हमको कह देगा कि 2 4 6 का माध्य क्या होगा, 2 4 6 का माध्य क्या होगा, तो हमारे नियम के अनुसार आप लोग यही कहिएगा कि सर 2 प्लस 4 प्लस 6 बटा में 6, नहीं, जबकि रियल में यहाँ पर कितना पद है, 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम 6/2 कर देते तो हमारा सही हो जाता। 6/2 कर देंगे तो 3 पद नहीं है, 3 पद है। नहीं समझ में आएगा, और एग्जाम्पल मान लो 2 4 6 8 पद है, इसका माध्य क्या होगा, तो आप यही कहिएगा कि दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे नियम के अनुसार कहिएगा सर आप n था तो n लिखे हैं, तो यहाँ 8 है तो आपके अनुसार 8 होगा, नहीं 8/2। उसी तरह से n है तो यहाँ पर क्या होगा n/2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच बीच में का एक एक पद गायब है, एक गायब है, 3 गायब है, 5 7 ये सब गायब है, तो आधा ही ना पद हुआ। उस समय n इसलिए लिया जा रहा था कि उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लगातार आ रहा था, इसीलिए वहां पर n था तो n लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर n नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 गायब है, 3 गायब है, 5 7, उसी तरह से जितना पद है उसका क्या हुआ, आधा हुआ। तो वही समझना है, 6 है तो 6/2 लिखेंगे, 8 है तो 8/2 लिखेंगे, उसी तरह से n है तो n/2, तो यहाँ भी क्या होगा n/, तो यहाँ भी क्या होगा, ध्यान दो, अब उल्टा हो जाएगा ना, यानी 2/n। तो देखो n से n कट गया 2 से, यानी हमारा केवल माध्य का फॉर्मूला देख लो n/2 प्लस 1। ठीक, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब जाकर के पूरा सही बना हुआ है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, n है तो ये नहीं लिखना है, n/2 लिखना है। ठीक है, जितना पद होगा उतना का यहाँ आधा होगा, क्योंकि आधा ही है, आधा तो गायब है। अब हम यहाँ पर माध्य निकालेंगे, तो माध्य का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, हाँ n/2 प्लस 1, यानी देखो अब यहाँ 20/2 प्लस 1, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, कितना 11। ठीक है, अभी हाँ, इससे भी तुम अगर माध्य निकालोगे तो दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, तो योग तो 110 आ रहा है, अब प्रेक्षण 10 है, 10 से भाग देंगे तो 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जाकर के तुम्हारा फॉर्मूला सही हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया जाए, नोट कर लो।
इस फॉर्मूला से आप योगफल निकाल सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला, सम संख्या इवन नंबर का, अगर इवन नंबर का योगफल निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर उसका माध्य निकालना हो तो माध्य इस फॉर्मूला से। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया है यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया गया। ठीक है, साबित करके कि कैसे आया है। तो माध्य निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और योगफल निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दो तीन सवाल यहाँ पर देते हैं, आप लोग बना करके बताइए। योगफल भी और माध्य भी, योगफल भी बतलाना है कितना होगा, माध्य भी बतलाना है कितना होगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 50। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 100। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 120। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर 500 भी हो सकता है। यानी कितनाओं तक सम संख्या का जोगफल भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं। इसका दोनों निकालना है, पहले जोगफल तब माध्य।
बन रहा है जी? सर। योगफल और उसका माध्य दोनों निकालना है। इसका माध्य 26 होगा, इसका माध्य 51 होगा, इसका माध्य 61 होगा, इसका माध्य 251 होगा। आया अब है। योगफल बताओ, इसका योगफल कितना होगा? 650। इसका योगफल कितना होगा? 25। 25 तो 25 हाँ। इसका योगफल 3660। 60 62750। 62 ठीक है, अगर इतना आया हो, ऊपर वाला योगफल है, नीचे वाला सबका माध्य है। ठीक है, यानी सम संख्या का माध्य निकालना हो तो कुछ नहीं, लास्ट वाला पद का आधा करके एक जोड़ दो, लास्ट वाले संख्या का आधा करके एक जोड़ दो। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि इसका माध्य क्या होगा, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मुजबानी बन जाएगा। 50 का आधा 25 से एक जोड़ दो, 24 माध्य आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ऑड नंबर। ऑड नंबर भाई किसको कहते हैं? विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहा जाता है, और जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो हमको कह रहा है कि प्रथम इन विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, ठीक है, योगफल और माध्य क्या होगा। यानी विषम संख्या दे दे 1 3 5 7 डॉट 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 n। ठीक है, तो ऑड नंबर, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर, इसका फार्मूला होता है, ध्यान दो, n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये विषम संख्याओं के योग का फार्मूला है, माध्य का नहीं, योगफल का फार्मूला है। इससे आप योगफल निकाल सकते हैं। अगर आपको माध्य निकालना हो तो दिए गए प्रेक्षणों का योग, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ भी समझना है कि प्रेक्षणों का संख्या n होगा कि n का आधा होगा, n का आधा होगा। यहाँ से भी 2 4 6 8 गायब है, लगातार तो है नहीं कि n लिख देंगे, आधा इसमें भी गायब है। तो यहाँ भी n का मान होगा पूरा, जो लास्ट जो है उसका आधा होगा n बटा 2, क्योंकि ये लगातार n नहीं आया हुआ है, इसमें क्या है, संख्याओं का गैप है। कितने संख्याओं का? आधा संख्याओं का, यानी यहाँ पर केवल आधा संख्याएं ही हैं। इसलिए दिए गए प्रेक्षणों का संख्या जो होगा n बटा 2 होगा।
अब चलिए इसके जोगफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इसके जोगफल का फॉर्मूला ये हो गया, अब बाटा में n/2। अब देखिए जब हम कोष्ट हटाएंगे तो स्क्वायर ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर नीचे भी जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा n+1 के होल स्क्वायर, और नीचे जाएगा तो 4। कोष्ट अगर हम हटा दे तो स्क्वायर ऊपर वाले पर भी जाएगा, नीचे वाले पर भी जाएगा। घटांग के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो n+1 के होल स्क्वायर आई इस पर आएगा तो 4, मेन बाटा बदल जाएगा गुणा में, ये 2/n कट जाएगा। इसका मतलब कि n+1 का होल स्क्वायर बटा में 2, यही फार्मूला निकल के आया। यानी विषम संख्याओं के माध्य का फार्मूला यही होगा, जोगफल का वो। उनको भी ठंडा लगने लगा बस। इस पर अगर हम एक सवाल समझा दें, ठीक है, एग्जाम्पल में, जैसे क्वेश्चन दे देगा 1, 3, 5, 7 ... 99, इसका भाई योगफल कितना होगा? तो सम ऑफ ऑड नंबर, फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। n के जगह पर हम लिखेंगे 99, n के जगह पर 99, +1 तो +1, बटा में 2 तो बटा में 2, और स्क्वायर है तो कोष्ट देके स्क्वायर। 99 में 1 जोड़ेंगे 100 बटा 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 से 100 में भाग देंगे 50, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। ये तो जोगफल आया, ये जोगफल आया। अगर इसका माध्य निकालना हो, अगर माध्य निकालेंगे, ठीक है, तो माध्य के लिए फॉर्मूला कह रहा है कि n+1 बटा में, n+1 के होल स्क्वायर बटा में 2, n के जगह पर 99 +1 का होल स्क्वायर बटा में 2 गुणे, ठीक है। अब बताओ 99 में 1 जोड़ेंगे 100, ठीक है। फॉर्मूला गलत लग रहा है का? n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, 2/n हो जाएगा, 2 दूनी के 4, n+1 का होल स्क्वायर बटा में 2n। जोगफल तो मान लो जोगफल इसका आएगा 2500, ठीक। और उसमें अगर हम भाग देंगे n/2 से, तो n/2 का मतलब हो गया 99/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 0 0 25 दूनी के 50 बटा में 99। अच्छा,
99 में एक जोड़ेंगे 100 का स्क्वायर बटा में 198, यानी 2 बटा में 198। थोड़ा सा भाग दो तो ठीक है। 10,000 में 198 से कितना आ रहा है, अभी पता चल जाएगा सही है कि गलत है। ना, प्लस में है। कहाँ कहाँ 120/2 + 1। हाँ 50.505। तो बटा में था कि पूरा के बटा में था, ऐसे नहीं ना था। तो कितना आ रहा है जी? 50.505। 50.505 कितना आ रहा है इसमें भाग देने पर? चलो अब इसको थोड़ा सा भाग दो तो 5,000 में 99 से भाग दो तो कितना आ रहा है? इसका मतलब सही है, ठीक है सही है। हम डर गए हैं लग रहा है, तो सही है, उतार लो। सही है, हम सोचे कि 100 स्क्वायर आएगा तो बहुत बड़ा मान आ गया ना, लेकिन सही है। इस फार्मूला से माध्य निकलेगा, इस फार्मूला से जोगफल निकलेगा विषम संख्याओं के। अगर लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो ये फार्मूला, माध्य निकालना हो तो ये फार्मूला। हो गया। देख लो एक बार फिर से, प्रथम n विषम संख्याओं का योग और माध्य। विषम संख्याएं कैसे रहेंगी? 1 3 5 7 डॉट 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 n। अब n का मतलब कहाँ जाके खत्म होगा, अब इसका पता नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला है सम ऑफ ऑड नंबर n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी लास्ट वाला पद में एक जोड़ के आधा करके वर्ग निकाल दीजिए, जोगफल हो जाएगा। लास्ट वाले पद में एक जोड़ के आधा करके वर्ग, यानी n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये जोगफल का फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमको माध्य निकालना है, तो माध्य होगा दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण का संख्या समझना है कि यहाँ पर n लिखा हुआ है तो रियल में n नहीं है, उसका आधा है, ठीक है।
उसका आधा है, ठीक ना। जो यहाँ पर दिया गया है ना 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 ना, माध्य बराबर दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर जो पद दिया गया है ना, उसमें एक जोड़ के तब आधा करेंगे, एक जोड़ के तब आधा करेंगे, ठीक है। देखो, हाँ ध्यान दो, ध्यान दो, गड़बड़ हो रहा है। जैसे अभी हम कहते हैं कि 1 का 3 का 5 का, 1 3 5 का माध्य क्या होगा, तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार होगा 1 + 3 + 5 और बाटा में 5 बाटा 2। तो बताओ ये 5 बाटा 2 यहाँ पर संख्या है कि 3 है? 1 2 3, तो 3 कैसे आएगा? अगर हम 5 में 1 जोड़ के या 2 से भाग दें, ठीक है, 5 में 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो वास्तव में 3 पद है कि नहीं है। उसी तरह से और जांच कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 अब बाटा में बोलो कितना पद होगा? 7 + 1 बाटा यानी 4, 7 + 1 बाटा 2 यानी 4, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी ध्यान दो, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 n है, तो प्रेक्षणों का संख्या, ठीक है, यहाँ पर समझना बहुत, ठीक है ना, जरूरी है। तो देखो जितना प्रेक्षण है उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सुधार कर लें, n + 1 बाटा 2 हो जाएगा। अब बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 बाटा में n + 1, 2 दूनी के 4, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, हाँ n + 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर n + 1 है, हम इसको लिख सकते हैं n + 1 गुणे n + 1 और बाटा में n + 1 इंटू 2, ये 2 रहेगा ना। ध्यान दो, जब हम ऊपर वाले को हल करेंगे तो n + 1 का होल स्क्वायर और बाटा में 2 दूनी 4, चूंकि स्क्वायर इस पर भी जाएगा, स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो मेन बटा गुणा में 2 ऊपर n + 1 नीचे, 2 दूनी के 4, n + 1 के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, n + 1 से n + 1 यानी n + 1 बटा में 2। अब जाकर के हम लोग का क्या हुआ? अब फॉर्मूला सही हुआ ना। अब देखते हैं कि वास्तव में, हाँ तो बतलाओ माध्य का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? जोगफल सही है, n + 1 यानी 99 + 1 बाटा 2 यानी 100 बाटा 2 यानी कि 50, ठीक है ना, यानी 50 होगा। अभी जांच कर लिया जाता है, जैसे मान लो 1 + 3 + 5, ठीक है, तो अगर हम इसको अपने फॉर्मूला के अनुसार बनाए, ठीक है, तो बोलो क्या होगा? 5 + 1 बाटा में 2, तो बोलो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बाटा 2 यानी 3, तो देखोगे क्या वास्तव में इसका माध्य 3 होगा? तो 5 3 8 1 9 बाटा 3 यानी कितना आएगा? आ गया? बोलो समझ में आ रहा है जी? यस सर। यस सर। तो वहां पर प्रेक्षणों का संख्या, हाँ प्रेक्षणों की संख्या में गलत हो गया था। प्रेक्षणों का संख्या होगा n + 1 बाटा 2, यानी जितना दिया रहेगा, चूंकि यहाँ तो विषम ही रहेगा, यहाँ तो विषम ही रहेगा, ठीक है, तो विषम में 1 जोड़ करके तब 2 से भाग देंगे तो हमको निकलेगा प्रेक्षणों की। सम वाले में इसलिए निकल जाता था कि लास्ट में सम संख्या था, लास्ट वाला सम संख्या था, तो इसलिए 2 से भाग देने पर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ जब 2 से भाग देंगे तो एक्चुअल जो है प्रेक्षणों का संख्या पता नहीं चलेगा, तो इसलिए उसमें 1 जोड़ करके तब 2 से भाग देना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेक्षणों का संख्या हो गया n + 1 बाटा 2। अब इसके जोगफल का फॉर्मूला ये बाटा में ये, ठीक है, पोस्ट हटाएंगे तो स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो n + 1 का होल स्क्वायर है 2 दूनी के 4,
मेन बटा टूट गया, गुणा में 2 ऊपर n प्लस 1 नीचे, 2 दूनी के 4, n प्लस 1 के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, ठीक है। नीचे बच गया 2 गुणे n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, यानी n प्लस 1 बटा 2। ये आपके माध्य का फार्मूला सही हुआ, ठीक है। तो अब जाकर के माध्य इस फार्मूला पर क्या करेंगे, बना सकते हैं ना। सुधार कर लो उसमें। ये जोगफल ऐसे निकलेगा n प्लस 1 बटा 2 से माध्य, बल्कि माध्य बस एक जोड़ करके 2 से भाग, यानी यहाँ पर माध्य निकालने के लिए हम लिखेंगे माध्य बराबर n प्लस 1 बटा 2, यानी n के जगह पर 99 प्लस 1 बटा 2, यानी 100 बटा 2, यानी 50। ये माध्य आ गया, ये माध्य आ गया। और जब इसी को वर्ग कर देंगे तो जोगफल आ जाएगा, इसी का वर्ग कर देंगे तो जोगफल आ जाएगा, क्योंकि देख लो n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। यानी एक जोड़ के 2 से भाग देंगे तो माध्य, और जब उसी का वर्ग निकाल देंगे तो हाँ, यानी ये भी कह सकते हैं कि जोग का वर्गमूल निकाल दो तो क्या आ जाएगा, जोग का वर्गमूल निकाल दो तो माध्य आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये संबंध स्थापित हुआ कि जोगफल 2500 आ रहा था, उसका वर्गमूल निकाल दो, माध्य 50 आ जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया जी। यस सर। हाँ, Yes, और क्या करके sir. फार्मूला, Yes. और थोड़ा सा बना लो, 1 2 सवाल, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, मान लो 15, 1 3 5 डॉट 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 49, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कितना दे दे, कितना दे दे, मान लो 29 दे देते हैं। तो जल्दी से जोगफल और माध्य निकालिए। जोगफल के लिए ये फार्मूला, माध्य के लिए ये फार्मूला। बन गया सर। बन गया। ना ये थोड़ा सा आसान ही था। तो बोलो इसका योगफल कितना आया है, 64। माध्य 8 625 225 15
बस ठीक है। इस तरह से हम लोगों का ये वाला हो गया विषम संख्या। अगर आप लोगों को कोई पूछ दे कि टेबल, किसी टेबल का माध्य कितना होगा, किसी टेबल का योगफल कितना होगा, ठीक है, पहाड़ा, टेबल पहाड़ा, ठीक है, किसी टेबल या कहेंगे पहाड़ों, अब वो वाला पहाड़ नहीं जी, किसी टेबल यानी किसी पहाड़ों के योग और माध्य, ठीक है, किसी का भी टेबल हो, ठीक है, जैसे मान लो 2,4,6,20। अब ये तो फॉर्मूला सम संख्या पर भी बना सकते हैं, आप पहाड़ा पर भी, टेबल पर भी बना सकते हैं। तो टेबल के जोगफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 55 गुणे n, 55 गुणे n। यहाँ पर n का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। यहाँ पर केवल, इसमें केवल n का मतलब होता है पहला पद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा जोगफल का फॉर्मूला। अगर हमको माध्य निकालना हो तो माध्य बराबर हो जाएगा दिए गए प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या हमेशा ही 10 आएगा, हमेशा ही 10 होगा, क्योंकि टेबल है, ठीक है। तो टेबल जनरली हम लोग कहां तक यूज करते हैं, 10 तक। तो अगर 10 तक होगा तो ठीक है, 10 तक नहीं तो उसको हमको काउंट करना होगा। लेकिन जनरली 2 दहा में 20, 3 दहा में 30, 4 दहा में 40, 5 दहा 50, यानी एक बना दिया गया है, एक पैमाना बना दिया गया, आपको 10 तक ही क्या करना है, याद रखना है, बाकी उसके आगे आप गुणा कर सकते हैं। तो इसके जोगफल का फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या, 55 गुणे n बटा में 10, ठीक है। 5 से कट जाएगा 11, 5 से कट जाएगा, यानी 11n बटा में, ये माध्य का फॉर्मूला हो गया। चलो इस फॉर्मूला को जांच कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम जोगफल निकालते हैं। तो जोगफल हमारा हो जाएगा 55 गुणे n। तो 55, n का मतलब पहला पद, पहला पद क्या है, 2, यानी 110, ठीक है। अब इसका, हाँ, अब हम इसका माध्य निकालते हैं। माध्य हमारा कहता है कि 11n बटा में 2, यानी 11 गुणे 2 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, यानी माध्य कितना आएगा, 11। सही है, 11 आएगा, क्योंकि जोगफल 110 है और 10 से भाग देंगे तो 11 है, ठीक है। उतार लीजिए, ये पहाड़ों का हो गया, पहाड़ों का जोगफल और माध्य, ठीक है। जब 10 होगा तभी तो ये फॉर्मूला काम करेगा, जब 10 से ज्यादा होगा तो उसको आप आगे गिनना पड़ेगा ना।
हो गया ना? ये भी टाइप खत्म हो गया, ये भी टाइप खत्म हो गया। आप लोग दो दो फार्मूला सीख गए कि जोगफल कैसे निकाला जाएगा और उसका माध्य कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, कल किसी का क्वेश्चन था कि सर वो जो फार्मूला है घन वाला फार्मूला या कोई भी फार्मूला जो है पढ़ा रहे हैं, इसको कैसे साबित किया जा सकता है। ठीक है, किसका प्रश्न था? कौन प्रश्न पूछी थी? सर हम पूजा। कौन, पूजा या मानसा? पूजा, दोनों। दोनों। चलो ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे कि n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से वर्ग का भी बताए थे, उसी तरह से प्राकृत संख्या का, चाहे सम संख्या का, विषम संख्या का, चाहे पहाड़ा का भी पढ़े है ना। तो देखो ये फार्मूला जो है, इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए तुम लोग को एक सिद्धांत जानना है। ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत एक तो होता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत आप लोगों को ठीक है कहाँ पढ़ना है? आइए सीधे, गणितीय आगमन का सिद्धांत है जहां पर मतलब कि आप लोगों को आईएससी में सीखना है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी अगर फार्मूला जो है अगर उसको साबित करना है, ठीक है, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, कि किसी फार्मूला को साबित करना है कि वह फार्मूला हमारा सही है कि गलत है, तो कहता है कि एक बार आप n बराबर 1 रख के देखिए कि एलएचएस आरएचएस का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आप n बराबर k रख के देखिए कि एलएचएस और आरएचएस का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार n बराबर k प्लस 1 रख के देखिए। ठीक है, यानी एक बार 1 पर देखिए कि एलएचएस आरएचएस का मान बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार कह रहा है कि k, अब k का मतलब कि कोई प्राकृत संख्या, k का मतलब कोई प्राकृत संख्या रख के देखिए उस पर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जब k रख दिए तो उसे अब आगे वाला पद रखिए k प्लस 1। k प्लस 1 का मतलब होता है उससे आगे वाला पद। अगर इन तीनों पर आपका जो फार्मूला है एलएचएस आरएचएस का मान बराबर आ जाए तो समझिए कि आपका जो फार्मूला है क्या है? सही है, फार्मूला सही है। ठीक है, अब इस फार्मूला को ध्यान दीजिए, अब इस फार्मूला को इतना लाना है। ठीक है ना, अब इस फार्मूला को हमको इतना लाना है, यानी इतना बराबर इतना आया। ठीक है, अब इसका प्रमाण जो है, इसका जो है प्रमाण जुटाना काफी मुश्किल काम है, तो इसीलिए इस फार्मूला को साबित करने के लिए हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत पर क्या करना होगा? बनाना होगा। ठीक है, अगर n बराबर अगर हम 1 रखते हैं, ध्यान दो, अगर हम n के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, n के जगह पर हमको क्या रखना है? 1 रखना है। तो देखो अगर हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो एलएचएस में हमको क्या हो जाएगा? ध्यान दो, n के जगह पर 1 रखेंगे तो n के जगह पर हो जाएगा 1 क्यू, 1 का क्यू कितना होगा? 1। चलो अब हम n बराबर k रखते हैं, तो अगर हम n, हाँ एलएचएस का मान ये तो हुआ, अभी आरएचएस चेक कर लेते हैं। आरएचएस बराबर, अब आरएचएस में रखो 1 गुणे n प्लस 1 है जी, 1 प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। बताओ, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 2 में 1 से गुणा होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। ध्यान दो, अगर हम n बराबर 1 लेकर चल रहे हैं तो भी एलएचएस में 1 आ रहा है। अगर हम n बराबर
एक आरएचएस में रख रहे हैं तो भी, RHS LHS बराबर यानी कि एक के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, एक के लिए हमारा फॉर्मूला सही हो गया। अगर हम n बराबर के रखते हैं, अगर हम n बराबर के रखते हैं तो ध्यान दो, एलएचएस में बोलो क्या हो जाएगा, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, के क्यू। एलएचएस का माना गया। ठीक है, जब n बराबर ठीक है, अगर हम k रख रहे हैं तो जहां n है वहीं ना k रखेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। अब कोई कहेगा कि सर जब आप 1 रखे हैं तो ये सब नहीं लिखे हैं, केवल 1 ही लिखे हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 का मतलब ये हो गया कि केवल आपको एक पद रखना है। n बराबर 1 का मतलब क्या, कि आपको कितना पद रखना है, तो एक पद का मतलब शुरुआत वाला पद। लेकिन n बराबर k का मतलब ये नहीं हुआ कि k का मतलब कितना पद, k का मतलब 5 पद 6 पद कितना पद। तो इसीलिए आपको सिखाना होगा कि 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 के क्यू। अगर आरएचएस निकालते हैं, ठीक है जी, तो आरएचएस बराबर क्या होगा, ध्यान दो, n के जगह पर k, फिर n के जगह पर k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कहोगे कि सर कहाँ एलएचएस और आरएचएस बराबर है। ठीक है, तुमको लग रहा है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, लेकिन ध्यान दो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर ए क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 अगर एन क्यू होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम n के जगह पर k रख दिए तो यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, इसका मतलब k के लिए भी हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। के रख रहे जहां जहां एन है वहां वहां हम के रख दिए। और चूंकि के का मतलब थोड़े ना पता है कि के का मतलब क्या है, जैसे यहाँ मान आ गया है कि 1 है, तो यहाँ नहीं आ सकता है कि के बराबर दोनों तरफ का मान बराबर, देखने में आपको नहीं लगेगा। लेकिन अब इस फॉर्मूला से समझना है कि अगर हमारा फॉर्मूला इस रूप में है, ठीक है, एन के रूप में, अगर हम के रख रहे हैं तो वही फॉर्मूला हमारा के भी रूप में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो एन बराबर के, हाँ, एन बराबर के लिए भी अब फॉर्मूला साबित हो गया। और थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोग को 9 क्लास में तो पढ़ना नहीं है, 9 क्लास में पढ़ना नहीं है। जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना, उस सभी फॉर्मूला को आईएससी में आप सिद्ध कीजिएगा। किस सिद्धांत से, देखिएगा, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो वहां आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन वो प्रश्न पूछी है उसको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 क्लास में आप लोगों को क्या है, इसका प्रूफ जो है निकालना नहीं है, केवल जानना है, वो भी हम ट्री के रूप में बता दिए हैं। अगर हम n बराबर k प्लस 1 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, एलएचएस में देखिए क्या होगा, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ n के जगह पर क्या होगा, k प्लस। ठीक है, एलएचएस का मान निकाल रहे हैं। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बताओ कि ये वाला पद के प्लस 1वां पद है, तो कोई बता सकता है कि यहाँ जो पद आएगा कौन सा पद आएगा, के आएगा। अब प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे के प्लस 1 का। अच्छा देखो यहाँ 3 है, इससे पहले क्या है, 2 है। उसी तरह से समझो कि यहाँ के प्लस 1 है, तो इससे पहले क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। हाँ। अब बताओ कि इतना बराबर कुछ हम लाए हैं क्या, इतना बराबर देखो तो बोर्ड पर कुछ आया है हमारा, इतना बराबर देखो, हाँ आया है। इतना बराबर आया है ये। ठीक है, इसी के ना बराबर ये वाला मान आया है। तो बोलो हम इतना के जगह पर लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ये पूरा को हटा करके हम लिख सकते हैं के इंटू के प्लस 1/2 का, ठीक, प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। अगर हम
अगर हम इस स्क्वायर को अगर हटाएं, बल्कि नहीं स्क्वायर करें, पोस्ट को हटाएं तो स्क्वायर इस पर जाएगा, तो के स्क्वायर, स्क्वायर इस पर आएगा तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। इन दोनों में से बताओ कि हम के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते, यहाँ पर क्या बचेगा? के स्क्वायर बटा में 4, यहाँ पर क्या बचेगा? के प्लस इसके नीचे 1। ठीक है, अब बटा पर के जोड़ जैसा ध्यान दो, के प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, और पोस्ट के अंदर जाओ, 4 का एक का लघुत्तम 4, ऊपर हो जाएगा के स्क्वायर, 1 से भाग देंगे तो 4k प्लस 4। समझो, 4 का एक का लघुत्तम 4, 4 से 4 कट गया तो के स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 4 में के से गुणा होगा 4k प्लस 4 हो जाएगा। वही यहाँ पर आया है, ध्यान दो, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इतना के जगह पर अगर तुम लोग का दिमाग तेज हो तो बता सकते हो कि इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्योंकि उसको हम तोड़ेंगे जब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ एकदम आएगा, एकदम आएगा। ठीक है, अब बतलाओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से समझना, के प्लस 1 इंटू, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के प्लस 2 बटा 2 का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है। ये हमारा एलएचएस का मान है, ये हमारा। अब आरएचएस में चलते हैं। अब आरएचएस में हमको क्या रखना है? एन के जगह पर बोलो के प्लस 1। ध्यान दो, यही ना हमारा आरएचएस है। इस आरएचएस में हमको एन के जगह पर क्या रखना है? क्योंकि हम के प्लस 1 अब लेकर चल रहे हैं, एन बराबर कितना लेके चल रहे हैं? के प्लस 1। तो ध्यान दो, यहाँ एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं? के प्लस 1। ध्यान दो, एन के जगह पर के प्लस 1। अब बताओ एन के जगह पर के प्लस 1, एन की जगह पर के प्लस प्लस एक पहले से है, अब बटा 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों बराबर आ गया, जोड़ देंगे, आ गया बराबर। अब बताओ, हमने n बराबर 1 रख के भी दिखा दिया, n बराबर k रख के भी दिखा दिया, n बराबर k प्लस 1 रख के भी दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यह फॉर्मूला 1 पर भी सत्य आ रहा है, के पर भी सत्य आ रहा है, और के प्लस 1 का मतलब उसे आगे वाले पद के लिए भी क्या है? सत्य है। इसका मतलब ये किसी भी पद के लिए क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, ऐसे बनता है। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सर रुक जाइए। काहे के लिए रुक जाए? बहुत सारा तो मिटा दिए हैं। आप लोगों को प्रमाण नहीं आएगा, ठीक है, ये आप लोग आईएससी में जाइएगा तो पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब कल एक बार के पूछ दिया, हमारा दिमाग काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इसका प्रमाण अभी 17 साल में कोई नहीं पूछा था। तो ये पढ़ना है, आईएससी में जाइएगा तो आप लोगों को गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ना है। उसी सिद्धांत के आधार पर आप लोग इसको साबित कर सकते हैं, या कोई भी फॉर्मूला जनरली आप लोग साबित कर दीजिएगा। ठीक ना, तो अभी आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन जब जाइएगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, उस दिन सर जो बता रहे थे यही बात बोल रहे थे। ठीक ना, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत है। चलिए, जो जरूरी होगा
जो जरूरी होगा फॉर्मूला सिद्ध करने वाला वो जरूर सिद्ध कराया जाएगा, लेकिन जो जरूरी नहीं होगा वो सिद्ध नहीं कराया जाएगा। उसको बस केवल आपको याद रखना है अभी के लिए ना। चलो अब हम लोग बायोलॉजी में चलते हैं। बोलिए कल कहाँ तक हो गया था? ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी इसको हम संयोजी संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है? तो वह ऊतक जो हमारे शरीर के अंगों को, ठीक है, एक साथ जोड़ के रखता है, ठीक है, एक साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। या सभी अंगों को कहिए कि एक तरह से आंतरिक क्या करता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है, ठीक है। सभी हमारे शरीर में हर जगह संयोजी ऊतक क्या है, उपस्थित है, हर जगह पर। हाथ हो, पैर हो, उंगली हो, त्वचा हो, कान हो, आंख हो, नाक हो, कहीं भी आपको क्या होता है, कहीं चोट लगता है, कोई चीज हो जाता है तो तुरंत एहसास दिमाग को हो जाता है। इसका मतलब कनेक्शन है, नीचे से भी पूरा ऊपर तक आपका क्या है, कनेक्शन है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाथ में चोट लगा चलो हाथ में न लगा है, उसको दिमाग से कोई मतलब नहीं है। पैर में चोट लगा है चलो पैर को दर्द हो रहा है, उससे आपको दिमाग कोई मतलब नहीं। ऐसा होता है, नहीं होता है। तुरंत कहीं भी चोट लगे, दर्द हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, ठीक है, तुरंत सूचना कहाँ पहुंच जाता है, दिमाग को। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के सभी जो अंग हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। सभी अंग मिल करके एक साथ सामूहिक रूप से काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते हैं। सभी का कनेक्शन एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जरूर है, ठीक है। कभी ऐसा होता है, पेट दर्द हम लोगों का होता है ना, तो मन में आता है कि पेट दर्द छोड़ के दूसरा दर्द होता तो हम बर्दाश्त कर लेते। उस समय यह लगता है कि पेट दर्द छोड़ के अगर दूसरा दर्द होता तो हम बर्दाश्त कर लेते। ये सबसे बड़ा बेकार दर्द है। कभी कान दर्द करने लगता है, बाप रे बाप, ना खाना निक लगेगा, नहीं लगेगा कि उस समय आपका पूरा जो है शरीर के पूरा जो पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, सही ढंग से काम नहीं करता है। क्योंकि दिमाग ही हमारा क्या होता है, उस समय हमारा दिमाग ही डिस्टर्ब होता है। हमेशा दिमाग के पास सूचना ले जाकर के पहुंचाता है, दर्द हो रहा है, ठीक है, फिर भुलाएगा, फिर कान का ले जाकर के क्या करेगा, सोचा मैं भाई दर्द हो रहा है, जल्दी से जाकर डॉक्टर के पास दवा। जब तक दवा नहीं लोगे तब तक यहाँ की कोशिकाएं तुरंत सूचना दिमाग को, तुरंत सूचना दिमाग को, तुरंत सूचना दिमाग को। दिमाग हमारा भाई दूसरा काम कर नहीं सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बार बार आके कहे चलो इधर, अच्छा रुको, फिर हम काम करने लगे चलो इधर। अब बार बार आकर के डिस्टर्ब करेगा तो बताओ उस समय क्या होगा, अब व्यक्ति क्या होगा, अब उसको छोड़ना होगा, जो दूसरा काम भी होगा उसको छोड़ करके पहले उसी का काम करना होगा। चलो भाई पहले तुम ही को हम निपटा देते हैं, तब चल करके कोई दूसरा काम करेंगे। तो यही हमारा संयोजी ऊतक के कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के सभी अंगों के साथ कनेक्शन है। हमारे शरीर में सभी जगह कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, विद्यमान है। हर जगह विद्यमान है। सभी अंगों को एक साथ कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के रखा है, ठीक है। कनेक्शन के साथ साथ क्या है, सपोर्ट भी देता है, सहारा भी देता है उन्हें। तो यही हमारा क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, संयोजी ऊतक में हम पढ़ लिए थे कि संयोजी ऊतक जो होगा, भाई ऊतक है तो कोशिकाओं का समूह होगा, ऊतक है तो कोशिकाओं का समूह होगा। एक क्वेश्चन आता है कि संयोजी ऊतक और एपिथेलियमी ऊतक में क्या अंतर है। तो देखो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। संयोजी ऊतक की जैसे मान लो एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका, देखो काफी सारा गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन एपिथेलियमी ऊतक में क्या होता था कि उनकी कोशिकाएं एक दूसरे से देखो सटी हुई रहती थी, यानी कि उनमें क्या था, इंटरसेलुलर जो प्लेस था, यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान क्या था, बहुत कम था। इनमें क्या होता है कि इनमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं दूर दूर तक बिखरी हुई रहती है।
ठीक है, दूर दूर तक बिखर, भाई सभी जगह हमको क्या करना है, सभी जगह फैल जाना है। हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहां हम क्या करें, संयोजी ऊतक नहीं है। तो भाई हर जगह फैलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका दूरी तो बढ़ेगा, दूरी तो बढ़ेगा। अगर मात्रा कम हो, अगर हमारा ज्यादा जगह पर हमको क्या करना हो, फैलना हो, जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हम कह देंगे क्या, एक फील्ड को क्या कर लो, चारों तरफ से घेर लो, तो 10 बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप बना बना करके क्या करेंगे, हर जगह पर होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, उनमें दूरी ज्यादा होगा। लेकिन एपिथेलियमी ऊतक क्या कहता है कि थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ना है, एकदम एक दूसरे में चिपक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ना है, एक दूसरे में सटे रहो। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको किसी चीज को ढकना है, किसी चीज को कवर करना है। तो अगर किसी चीज को कवर करना है तो बोलो, स्पेस देंगे तो कवर होगा, कवर नहीं होगा। वहां पर भाई क्या होगा, एक दूसरे के साथ सटना होगा, नजदीक नजदीक, तभी तो हम कवर कर पाएंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये कवर थोड़े करता है, इसको कवर करने का काम नहीं है। इसका काम क्या है, केवल कनेक्शन बनाना है। हर जगह से सूचना भाई हमको ले जाकर देना है, यानी दूर दूर हर जगह रहेगा तभी ना कनेक्शन देगा जी, भाई इधर का सूचना इसको देगा, इधर का सूचना इसको देगा। मान लो कि इधर कोई कांड हुआ, ये तुरंत सूचना क्या करेगा, यहाँ से यहाँ इसको पहुंचा देगा, इधर कोई हुआ तो यहाँ से यहाँ, फिर हमारे दिमाग के पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भाई इसको क्या करना है, सूचना थोड़े पहुंचाना है, इसको कनेक्ट नहीं करना है, इसको ढकना है, इसको ढकना है। तो इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से काफी सटी सटी होती हैं, नजदीक नजदीक होती हैं, तभी कवर कर पाएगा। अगर कवर नहीं कर पाएगा, मान लो अगर ऐसे हो, अगर इस तरह से कवर हो तो यहाँ से कोई चीज अंदर आराम से आ सकता है, जा सकता है, देखो तो नहीं आ जा सकता है, देख लो गैप है। बोलो बात समझ में आ रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। जो हम समझाना चाह रहे हो, बात समझ में आ रहा है ना, कि संयोजी ऊतक और एपिथेलियमी ऊतक में क्या अंतर है। एपिथेलियमी ऊतक का काम है किसी चीज को ढकना, कवर करके रखना। तो अच्छे ढंग से वो तभी कवर कर पाएगा जब उसके सेल जो हो काफी क्या हो, सटे हो, नहीं तो कोई चीज पास कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसमें और इसमें अंतर यही है कि इसकी कोशिकाएं काफी सटी होती हैं, नजदीक नजदीक पास पास होती हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होते हैं, इनको भाई कवर नहीं करना है, इनको कनेक्शन बनाना है, इनको कनेक्ट करके रखना है, हर जगह से कनेक्शन बनाना है। फिर हर जगह चारों तरफ फैल जाते हैं दूर दूर, इनके में रिक्त स्थान ज्यादा हो जाता है। चलो दूसरा अंतर यह है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर जो मटेरियल होता है, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, जो लिक्विड होता है। जब बताओ कि जगह ही कम है तो यहाँ कम ही, अब इतना ही ना दूरी में भरेगा जी, जहां जगह मिलेगा वहां पर क्या होगा, इंटरसेलुलर मटेरियल होगा, यानी मैट्रिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो इतना सारा जगह है, तो इस सारे बीच में क्या भरे होंगे, मैट्रिक्स भरे होंगे, द्रव भरे होंगे, जो प्रोटीन और क्या होते हैं, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर ये हो गया कि इनके बीच में, इनके कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, अंतर कोशिकीय द्रव्य जो होता है अधिक होता है, और इनके बीच में अंतर कोशिकीय द्रव कम होता है। ठीक है, ये अंतर हुआ। तीसरा अंतर ये हुआ कि ये शरीर के अंगों को, ठीक है, ज्यादातर अंगों को ढकने का काम करते हैं, कवरिंग का काम करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, हर अंग को क्या करते हैं, कनेक्ट। तो 3 अंतर हो गया ना, समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया जितना अभी बताए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमारा अंतर हो गया। एपिथेलियमी टिश्यू और कनेक्टिंग टिश्यू में क्या अंतर है। तो एपिथेलियमी हम लोग पढ़ लिए हैं, स्क्वामस पढ़ लिए हैं, क्यूबॉइडल पढ़ लिए हैं, कॉलमनर पढ़ लिए हैं, सिलिएटेड पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ग्लैंडुलर पढ़े हैं, इसके बाद सूडो अस्टेटिफाइड पढ़े हैं। इतना हम लोग पढ़ लिए एपिथेलियमी टिश्यू में। इसके बाद उसके अलावा कंपाउंड में भी पढ़े हैं, कि स्क्वामस क्या होता है, अस्टेटिफाइड होता है, क्यूबॉइडल अस्टेटिफाइड होता है, इसके बाद ट्रांजिशनल अस्टेटिफाइड होता है कंपाउंड में। यानी पूरी तरह से हम लोग एपिथेलियमी टिश्यू पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक।
तो कल हम बतलाए थे कुछ संयोजी ऊतक में, क्योंकि संयोजी ऊतक है तो कोशिकाओं का समूह होगा, ये तो क्लियर है। दुनिया में कोई भी ऊतक होगा कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, क्योंकि ऊतक का निर्माण कोशिकाओं से होता है। ऊतक का परिभाषा जान चुके हैं कि समान रचना समान काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं कल बताए थे कि इसमें क्या होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, यानी कि इसमें फाइबर यानी रेशे के रूप में कोशिका, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं रेशेदार होती हैं, रस्सी के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, पतली पतली मोटी मोटी रस्सी के रूप में बिखरी होती है, वो भी सेल ही होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट भी एक सेल है। ठीक है, अब उस ऐसे होगा। ठीक है, इसमें से बहुत से पतले 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 क्या निकले होते हैं? फाइबर निकले होते हैं। पतले पतले क्या होते हैं? फाइबर निकले होते हैं। ठीक है, ये इसका मान लो न्यूक्लियस हो गया, ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये भी क्या है? एक कोशिका है, एक सेल है। ठीक है, एक कोशिका है। ऐसा नहीं कि कोशिका केवल गोल गोल होता है। ठीक है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं हमारे शरीर में बहुत तरह की कोशिकाएं हैं, बहुत तरह की कोशिकाएं हैं। दिमाग वाला कोशिका न्यूरॉन होता है। ठीक है, त्वचा का कोशिका देख लिए कैसा होता है। ठीक है, लीवर में हमारा हिपैटिक सेल होता है। किडनी में हमारा क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो हर अंग की कोशिकाएं अलग अलग होती है, उनका काम भी अलग अलग होता है। तो ये हमारे ब्लड में ऐसे ऐसे फाइब्रोब्लास्ट फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? जो ऊतक को मजबूती देते हैं। ऊतक को मजबूती, रस्सी जो है एक साथ क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, मजबूती देता है। तो हमारे संयोजी ऊतक में बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट है। इसके बाद WBC, और WBC में क्या क्या पाए जाते हैं? तो WBC में हमारा इस्नोफिल्स पाया जाता है, बेसोफिल्स पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, माइक्रोफेज पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एडिपोसाइट पाया जाता है। इसके बाद एडिपोसाइट पाया जाता है। तो मेनली जो है इतने ही प्रकार के कोशिकाएं मिल करके अधिक से अधिक क्या करती हैं? हमारे संयोजी ऊतक का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक का निर्माण करती है। समझ में आ गया ना? तो कल सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि संयोजी ऊतक में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनका फिगर कैसे होता है? उसी आकार के होते हैं जैसा आप लोगों को दिखाया गया था ना, माइक्रोस्कोप से देखने पर वे सेल्स उसी आकार के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी संयोजी ऊतक हैं लगभग सभी संयोजी ऊतक में यही कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि कोशिकाओं का समूह है, ऊतक है। तो अब देखते हैं कि फाइबर कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, फाइबर, जो फाइबर होते हैं लगभग प्रोटीन के बने होते हैं। क्या होते हैं जी? प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन फाइबर होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक कोलेजन होता है। ये क्या होता है? कोलेजन फाइबर, चाहे फाइबरस कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है? इलास्टिक फाइबर। ठीक है, ये जो कोलेजन जो फाइबर है ये व्हाइट रंग के होता है। इसका रंग कैसा होता है जी? व्हाइट होता है। ठीक है, ये जो इलास्टिक जो फाइबर है इसका रंग कैसा होता है? येलो होता है। कैसा होता है? येलो होता है। अब बताओ, कोलेजन जो फाइबर होता है, यह जो फाइबर होता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। इसका मतलब कि लचीला होगा। लचीला होगा यानी मुड़ सकता है। क्या हो सकता है? मुड़ सकता है। ठीक है, नहीं लचीला नहीं जी। स्ट्रेचेबल का मतलब लचीला होता है ना। स्ट्रेचेबल का मतलब फ्लेक्सिबल का भी होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब मुड़ जाएगा। चलो मुड़ जाएगा, मुड़ सकता है। ठीक है, या लचीला भी समझो। लेकिन ये जो होता है स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, हाँ, यानी स्ट्रेच, STRECH
CH स्ट्रेच, एरियल ठीक है। इसका मतलब कि ये बढ़ सकता है, रबर टाइप बढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो कोलेजन जो फाइबर होते हैं, जैसे मान लो व्हाइट होते हैं, इनका रंग व्हाइट होता है, ठीक है। ये जो फाइबर है, अगर इनका लंबाई ध्यान दो, अगर इनका लंबाई इतना है, तो अगर हम इनको क्या करें, दोनों ओर से बल लगाकर खींचे, तो ये बढ़ेंगे नहीं, इनका लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन हाँ भाई, रस्सी है तो मुड़ सकता है, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये जो फाइबर जो होते हैं हमारे संयोजी ऊतक में जो पाए जाते हैं, दो तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन, एक होता है कोलेजन फाइबर, एक होता है इलास्टिक फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो होता है व्हाइट रंग का होता है, व्हाइट मतलब कि ये से बना होता है, प्रोटीन से, ठीक है। ये जो है इलास्टिक जो फाइबर है, जो येलो प्रोटीन से बना होता है, इसका रंग येलो होता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है कि यह जो फाइबर होगा, मान लीजिए यह जो फाइबर है, ठीक है, इसका लंबाई मान लो इतना है, 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको क्या करें, बल लगाए, तो इसका लंबाई क्या हो सकता है, देख लो 5 सेंटीमीटर हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसको जब हम बल लगा के खींचे तो क्या हो गया, देखो बढ़ गया, यानी कि यह स्ट्रेचेबल है, बढ़ सकता है, इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको क्या किया जाता है, केवल मोड़ सकता है, ये केवल मोड़ सकता है। हाँ बोलो। सर बुक में दिया है श्वेत तंतु ना लचीले होते हैं। लचीला लिख लो, और लचीला लचीले होते हैं और लचीला ना, सर और लचीला सर बताए हैं कि लचीलापन उसमें नहीं होता है, बस वो मुड़ चलो सकता ठीक है है, ऐसे। उसीलिए हाँ, उसीलिए हमको कंफ्यूजन था, लचीला काट दिए हैं, मुड़ सकता है ना। आइए स्ट्रेचेबल है यानी बढ़ सकता है, ठीक है। उतार लो जल्दी से, इसका हिंदी में क्या नाम दिया है, श्वेत, तन आइए सर ये मतलब क्या होता है? पीला दिया है, चलो ठीक है, उतार लो। सर हाँ असखिया मतलब क्या होता है? बोलो, अशाखीय, और साथी अशाखीय मतलब क्या होता है? उसमें ब्रांच नहीं होगा, नो ब्रांचेस, उसमें शाखाएं नहीं होंगी। क्या दिया हुआ है, श्वेत तंतु में ये बता रहा है कि अशाखीय होता है। माने शाखाएं नहीं होती है ना, ब्रांच नहीं होता है, देख लो। हाँ ब्रांच का मतलब जैसे मान लो ये एक हमारा क्या हो गया, फाइबर हो गया, एक इसी में से इधर निकल गया, एक इसी में से इधर निकल गया, एक इसी में से इधर, ये क्या हो गया, उसका ब्रांच हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये फाइबर जो होते हैं और शाखीय होते हैं, ये ब्रांच नहीं होता है। स्ट्रेचेबल का मतलब लचीला लिख सकते हैं ना, लचीलापन, यानी इसमें लचीला होता है, बढ़ सकता है। ये फ्लेक्सिबल है यानी मुड़ सकता है, केवल मुड़ सकता है, ठीक है, फोल्ड किया जा सकता है। लेकिन जो श्वेत जो पीला जो होते हैं, इलास्टिक जो होते हैं, इलास्टिक से ही पता चल रहा है कि इलास्टिक बढ़ने वाला, बढ़ सकता है। हो गया, अगर हम कोई एक संयोजी ऊतक का फिगर समझे, संयोजी ऊतक,
संयोजी। ठीक है, अगर हम संयोजी ऊतक का फिगर समझे तो मान लो यहां पर कोई एक सेल हो गया, ठीक है, यहां पर कोई हमारा क्या हो गया, माइक्रोफेज हो गया, यहां पर कोई एक अलग सेल हो गया, ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो गया, कोई एक अलग सेल हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या भरे होते हैं, ये मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। अब इसी मैट्रिक्स के बीच बीच में क्या होते हैं, इन्हीं मैट्रिक्स से बीच बीच में क्या होते हैं, सब फाइबर पड़े होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के फाइबर पड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये एक ऊतक हो गया, हम एक ऊतक के बारे में समझा रहे हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 और फाइबर 5 कोशिकाएं यहाँ पर दिखाए हुए हैं, क्योंकि फाइबर भी हमारा क्या है, कोशिका है। फाइब्रोब्लास्ट जो है क्या है, कोशिका है। इसमें क्या होते हैं, फाइबर पड़े होते हैं। फाइबर क्या करते हैं, उसको एक साथ बांध के रखते हैं। ठीक है, अगर ये फाइबर ना हो तो ये कोशिकाएं अलग अलग बिखर सकती हैं आसानी से, लेकिन ये जो फाइबर होते हैं उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये ऊतक में कोई भी संयोजी ऊतक होगा तो इन्हीं कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होगा, इन्हीं कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होगा। तो हम लोग समझ गए कि संयोजी ऊतक में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद फाइबर होते हैं तो कितने प्रकार के फाइबर होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा व्हाइट जो यानी कि कोलेजन जो फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर जो होता है जिस ऊतक में होगा उसको क्या करेगा, थोड़ा सा मजबूती देगा। क्या करेगा, मजबूती देगा। ठीक है, आइए जो इलास्टिक जो फाइबर होगा उसको क्या करेगा, थोड़ा सा लचीलापन देगा, यानी कि उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं। अब कनेक्टिंग टिश्यू के क्या पढ़ रहे हैं जी, टाइप्स। एक हमारा होता है लूज, लूज का स्पेलिंग देखते रहना जी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरा हमारा होता है क्या जी, इसको कह सकते हैं, लूज के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या टाइट भी हो सकता है ना, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव, लूज के बाद नहीं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस दिया होगा शायद, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारा दिया होगा यहाँ पर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। यानी लूज का मतलब क्या हो गया जी, थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में नाम देख लो। इसको हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्का इससे उसे थोड़ा सा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग या मजबूत होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है हिंदी में नाम देखो तो, सघन, 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 सघन भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है। आइए जो स्पेशल है इसका मतलब क्या हुआ, कुछ खास या विशेष कह सकते हैं, खास या विशेष। अब इतना विस्तार से तुम लोग को पढ़ना नहीं है, शायद न दिया हो, लेकिन ध्यान दो, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, ध्यान दो जी, लूज कनेक्टिव, क्यों इसका नाम लूज पड़ा, क्योंकि इसमें जो फाइबर होते हैं, इसमें जो फाइबर होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसके जो फाइबर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसके जो फाइबर होते हैं क्या होते हैं,
थोड़ा कम से यानी कि नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके जो फाइबर होते हैं दूर दूर होते हैं, तो जब फाइबर दूर दूर होगा तो थोड़ा सा मजबूती क्या होगा जी भाई, कम होगा। ये थोड़ा सा क्या होते हैं, लूज होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, लूज का मतलब, कमजोर का मतलब ये नहीं कि टूट जाएंगे, लूज का मतलब कि उसको समझ के थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा सा ज्यादा लचीला होंगे, चाहे फ्लेक्सिबल होंगे ना। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ये कमजोर होते हैं क्योंकि इनके फाइबर जो होते हैं, इनकी कहिए कि एक तरह से नाजुक होते हैं। क्या होते हैं, नाजुक होते हैं। ठीक है, ये जो डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, सघन जो होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके जो फाइबर होते हैं काफी नजदीक नजदीक होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा स्पेशलाइज जो स्पेशल है। ठीक है, तो स्पेशल में हमारा क्या क्या आता है, ध्यान दो। स्पेशल में हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ेंगे कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसको हम कह सकते हैं उपास्थि। ठीक है, उपास्थि। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, बोल। ठीक है जी, बोल यानी क्या हुआ, अस्थि। ठीक है, अब हमको पढ़ना है ब्लड। क्या पढ़ना है, ब्लड एंड लिव, ब्लड एंड लिव यानी रक्त और लसिका, रक्त और लसिका। ये स्पेशल है, ये खास कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब देखो लूज कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, लूज, ये भी दो तरह का होता है, ध्यान दो। लूज जो होता है ये भी दो तरह का होता है कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है हमारा एरियोलर, एरियोलर। ठीक है, एक होता है एडिपोज, एडिपोज। एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर, ध्यान दो जी, एरियोलर जो होता है, एरियोलर किसको कहा जाता है, तो एरियोलर में क्या होता है कि एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, यानी फाइबर होते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, इओस्नोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, मेटाफेज माइक्रोफेज होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। यानी जो साधारण कोशिकाएं अभी आप लोगों को बताया गया है, वो सारी कोशिकाएं मिल करके क्या होती हैं, एरियोलर टिश्यू बनाती हैं, एरियोलर टिश्यू बनाती हैं। यानी कि अगर हम एरियोलर टिश्यू का अलग अलग से अगर फिगर बनाए, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। सर उधर का नहीं दिख रहा है। अच्छा, इधर का नहीं दिख रहा है, अभी हम दिखा देते हैं।
सब वह जो फिगर बनाए हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बनाए हैं, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से कोशिका मिलकर बनते हैं? देख लो, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, इसके बाद क्या है, एस्नोफिल्स है, एडिपोसाइट है, इसके बाद मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है। नहीं, ये एरियोलर ऊतक का है ना, एरियोलर ऊतक का है। ये देख लो, तुम्हारा क्या है, लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये तुम्हारा मोनोसाइट है, ये तुम्हारा एडिपोसाइट है, ये तुम्हारा स्नोफिल्स है, ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, बीच में मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यह तुम्हारा एरियोलर ऊतक हुआ। चलो ध्यान दो, बन गया। तो संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, एक लूज होता है, एक डेंस होता है, एक स्पेशलाइज होता है। लूज का मतलब ये थोड़ा सा वीक होगा, कमजोर होगा, क्योंकि इसमें फाइबर थोड़ा सा दूर दूर कम पाए जाते हैं ना, दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है। आइए डेंस वाला ज्यादा, इसमें फाइबर देख लो, तुमको हर जगह फाइबर ही फाइबर दिखाई दे रहा है, देख लो, ये सब फाइबर है, ये भी फाइबर है। इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर काफी संख्या में नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए क्या होता है, ज्यादा सघन और मजबूत होता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और जो एरियोलर जो है थोड़ा सा वीक, कमजोर होता है, क्योंकि उसके फाइबर दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक एरियोलर होता है, एक एडिपोज होता है। अभी जो हम जिस ऊतक का फिगर बनाए हैं, एरियोलर का बनाए हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का फिगर है, एरियोलर टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होते हैं, कैसे बिखरे होते हैं, वही दिखाया गया है। देखो, इसमें फाइबर का संख्या बहुत कम है, ठीक है। यहाँ देखो, तुमको केवल फाइबर ही फाइबर दिखाई दे रहा है, केवल क्या दिखाई दे रहे हैं, केवल तुमको तंतु ही तंतु दिखाई दे रहे हैं, तुमको केवल रस्सियां ही रस्सियां दिखाई दे रही हैं, जो काफी मजबूती प्रदान करती हैं इनको। लेकिन सघन में भी 2 तरह का, एक डेंस रेगुलर होता है, एक डेंस इरेगुलर होता है। रेगुलर में देख लो, एक नियम के आधार पर एक डायरेक्शन में क्या हुई है, सजी हुई है। इनके जो तंतु हैं, इनके जो फाइबर हैं, एक डायरेक्शन में है, देखो, एक निश्चित डायरेक्शन में है। आइए इरेगुलर है, देख लो, कई कैसे है, इधर से उधर से, तिरछा तिरछी कैसे हूं, मुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इन दोनों का कारण है क्यों ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, पहले इसको समझ दिया जाए कि एरियोलर जो होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके फाइबर दूर दूर होते हैं। पेट दर्द कर रहा है क्या जी? परेशान के नहीं है?
जाओ। अब लूज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एरियोलर होता है, एक एडिपोज होता है। ठीक है, एरियोलर जो टिश्यू होते हैं इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और रह गया कि सर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है पैकेजिंग करना। यह पैकेजिंग करता है, सभी अंगों को क्या करता है, पैकेज, यानी कि उनको क्या करता है, सपोर्ट देता है। हमारे शरीर में जितनी भी अंग है, आंतरिक अंग हो, ठीक है, उन आंतरिक अंगों को यह क्या करता है, एक सपोर्ट देता है, उनको पैक, यानी पैक में अगर पैक करके रख दिया है, किसी वस्तु को अगर पैक करके रख दिया जाए तो क्या हो गया, सुरक्षित हो जाता है। अगर किसी पदार्थ जैसे कलम है, ठीक है, ये कलम खुला है, अगर हम इसको किसी डिब्बा के अंदर क्या कर दे, पैक कर दे, तो ये क्या हो गया, एक सुरक्षित हो गया, क्योंकि इसको बाहर से क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। यही जो हमारा एरियोलर जो टिश्यू होता है पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, इसको नोट करते रहो जो बोल रहे हैं। हमारा जो जगह नहीं है, हमारा जो एरियोलर जो टिश्यू है, ठीक है, वह पैकेजिंग करने का काम करता है। पैकेजिंग का मतलब कि पैक करके उनको सहारा देता है। एरियोलर जो टिश्यू है अंगों को पैकेजिंग करके रखता है, उन्हें सुरक्षित या सहारा देता है, सपोर्ट देता है एक तरह से। ठीक है, सपोर्ट देता है। ठीक है, ये कौन कौन से अंगों को भाई सपोर्ट करता है, तो हमारे शरीर की जितनी भी आंतरिक अंगे हैं, लगभग जितनी भी आंतरिक अंगे हैं ना, उनको सपोर्ट करके, जैसे मान लो कि हमारे जैसे हाथ में क्या है, हड्डियां हैं, नस है, ठीक है, इसके बाद क्या है, वसा है, तो ये सभी क्या है, ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ क्या है, मतलब पैक्ड है। तो लिख लो, जैसे में नर्व लिख दो, नर्व लिख लो, ब्लड वेसल्स लिख लो, ब्लड वेसल्स का मतलब रक्तवाहिनियां, नर्व, नर्व का मतलब नस, और रक्तवाहिनी, हाँ, किन किन अंगों को यह पैकेज करता है, सपोर्ट देता है एरियोलर टिश्यू, उनका नाम लिख लो। ठीक है, लिख लो, सभी आंतरिक अंगों, सभी आंतरिक अंगों, इसके बाद लिख लो रक्तवाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स, इसके बाद लिख लो नर्व्स, नर्व, जो हमारा नर्व जो है ना, उसको क्या करता है, पैकिंग करने का काम करता है। हो गया, चलो, तो एरियोलर टिश्यू हो गया। एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, इसका क्या काम है। ठीक है जी, ये कमजोर है, ठीक है, इसमें बहुत कम फाइबर पाए जाते हैं, लगभग ये सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका काम है पैकेजिंग करना, यानी सपोर्ट देना। यह सभी आंतरिक, लगभग सभी आंतरिक अंगों को यही क्या करता है, पैक करके रखता है। ठीक है, जितनी भी हमारी रक्तवाहिनियां हैं, जितने भी हमारे नर्व हैं, जितने भी हमारी आंतरिक अंगे हैं, उन अंगों को यही पैक करके रखता है। अब दूसरा हमारा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का हम फिगर बना देते हैं, ध्यान से। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ये भी कोशिकाएं रहेंगी, ये भी कोशिकाएं रहेंगी, लेकिन उनमें ज्यादातर हमारा क्या होगा, एडिपोसाइट होगा। उनमें ज्यादातर हमारा क्या होगा, एडिपोसाइट होगा। तो इसलिए हम एडिपोसाइट का संख्या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। रिंग टाइप होते हैं, अंगूठी के जैसा। ये सारे होंगे, ये सारे होंगे, लेकिन इनमें क्या होगा, एडिपोसाइट जो कोशिका होंगे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी होगा, इओसिनोफिल्स भी होगा, न्यूट्रोफिल्स भी होगा, ठीक है, मोनोसाइट भी होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा इसमें कौन होंगे, एडिपोसाइट होंगे, एडिपोसाइट होंगे। इसलिए एडिपोज टिश्यू का ये फिगर हो गया, किसका हो गया, एडिपोज टिश्यू का। ठीक है, देख लो इसमें अधिक से अधिक तुमको कैसा सेल दिखाई दे रहा है, एडिपोसाइट दिखाई दे रहा है। एडिपोसाइट में देख लो, ये बीच में जो देख रहे हैं ना, ये बीच में क्या होता है, वसा का क्या होता है, फैट का एक ड्रॉप होता है, फैट का एक बूंद होता है। ठीक है, यानी इसमें ये कोशिका का बाहर वाला झिल्ली है, इसके अंदर जो देख रहे हो वो फैट है, यह क्या है, उसका केंद्रक है।
ठीक है, यानी केंद्रक जो है फैट के चलते कहाँ चला जाता है, ऊपर साइड में चला जाता है, जिसके चलते यहाँ पर कोशिका जो झिल्ली है थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो यह तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, यह तुम्हारा न्यूक्लियस है। और बीच में जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा क्या है, फैट है। और यह कोशिका का क्या नाम है, एडिपोसाइट। कल बताए थे एडिपोसाइट का हम फिगर ना, एडिपोसाइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैसा ऊतक, ठीक है, जिसमें एडिपोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनो, वैसा ऊतक जिसमें एडिपोसाइट नाम की कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ध्यान दो, जब हम कोई भी खाना मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हम क्या करते हैं, अक्सर लेते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट देखो, ध्यान दो जी, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। अगर तुम्हारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर तुम काम न करो, क्योंकि उसे ऊर्जा मिलता है, अगर काम न करो, उसको खर्च न करो, तो तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च से फिर किस में बदल जाता है, फैट में बदल जाता है। ठीक है, यानी चर्बी जमा होने लगता है। तो अगर तुम ज्यादा भोजन ग्रहण करो, खाओ पियो सूतो, काम ना करो, तो देखते हो तुम्हारा शरीर क्या होगा, अब फूलने लगेगा, तुम मोटा होने लगोगे। ठीक है, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर क्या होगा, त्वचा के अंदर क्या होगा, फैट जमा होने लगेगा। तो जानते हो अब फैट कहाँ जमा होता है, यही एडिपोसाइट, यही एडिपोज जो टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू जो है तुम्हारे शरीर में ज्यादा बनने लगेंगे। अब बताओ, तुम्हारे शरीर में एडिपोज टिश्यू ज्यादा बनेगा, इसका मतलब कि फैट ज्यादा होगा, चर्बी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही व्यक्ति क्या होने लगता है, थल थल मोटा हो जाता है। ठीक है, चलने उठने बैठने में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, दौड़ नहीं पाएगा, कोई भी काम करेगा तुरंत थक जाएगा। तो उस समय क्या होता है, एडिपोज टिश्यू तुम्हारे शरीर में ज्यादा बन जाता है। एडिपोज टिश्यू में होता क्या है, तो एडिपोसाइट के सेल होते हैं, और उन सेल के अंदर क्या होते हैं, फैट जाकर के स्टोर होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में, स्टार्च बदल जाता है किस चीज में, फैट में। और वह फैट क्या होता है, और तुम्हारे शरीर के अंदर जमा होने लगता है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो वह ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की संभावना क्या हो जाती है, यानी हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, उनके ऊपर हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जानते हो क्यों, और क्योंकि तुम्हारा जैसे मान लो हम दुबले पतले, मतलब हम ठीक है, अब हमारा हार्ट जो है और रक्त को क्या करता है, पंप करता है। हमारा हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करके सभी अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो पहुंचा रहा है, एकदम आराम से रक्त जा रहा है। अब तुम खा पी करके तुम्हारा त्वचा के अंदर जो है चर्बी ज्यादा जमा हो गया। ये एडिपोज जो टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जिस केमिकल के चलते क्या होता है, उसमें रक्त वाहिनियां नई बन जाती है, नई क्या बन जाती है, रक्त वाहिनियां बन जाती है। तो अब बताओ, तुम्हारे हार्ट को पहले रक्त पहुंचाना था जो कम ही मतलब कि भागों तक पहुंचाना था, अब तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि उस रक्त को अब ज्यादा मेहनत करके, हृदय को ज्यादा मेहनत करके और ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जब तुम्हारे शरीर में फैट जमा हो जाए, चर्बी ज्यादा हो जाए, तो तुम्हारे हृदय को वहां चर्बी, चूंकि वह भी क्या होगा, उसमें भी पोषण होगा, तो उसको पोषण देने के लिए ब्लड वहां तक पहुंचाना क्या होता है, जरूरी होता है। इसलिए हृदय को क्या करना पड़ता है, काफी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। बेचारा पहले से ही परेशान था, रक्त पहुंचाते पहुंचाते एक और नया क्या बन गया, फैट बन गया, उसको भी क्या करना है, रक्त पहुंचाना है। तो जो भी मोटे व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, कभी क्या होगा, हार्ट फेल हो सकता है।
ब्लड पहुंचाते पहुंचाते वहां भी पहुंचाना है, वहां भी पहुंचाना है, ठीक है, चारों जगह पर क्या करना है, ब्लड पहुंचाना है। तो उस समय व्यक्ति क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चलते ना, दुबला पतला में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है, मोटे व्यक्तियों में ज्यादा होती है। उन्हीं उन्हीं के पास क्या होता है, शुगर हो जाता है, बीपी का शिकायत हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, क्योंकि चर्बी ज्यादा हो जाता है, हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। कभी ऐसा भी हो जाए मेहनत करते करते बेचारा थक जाए, ब्लड न पहुंचाए वहां, हार्ट अटैक आ जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही जो एडिपोज जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त फैट जमा होता है उनको स्टोर करके रखते हैं। अब इनका काम क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है, ठीक है जी। अब इनका काम क्या है जी, फैट को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना। इसके बाद क्या है कि कुछ खास अंगों की पैकिंग एडिपोज टिश्यू ही करते हैं। जैसे हमारे हार्ट का जो पैकिंग है, हमारे हार्ट का जो आवरण है, यही एडिपोज टिश्यू करता है। हमारे किडनी का जो पैकिंग है, एडिपोज टिश्यू करता है। तो नोट कर लो, इसका मुख्य काम है पहले तो वसा का स्टोर करना, इसके बाद यह हार्ट और किडनी का भी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। हार्ट और किडनी का भी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। कुछ खास अंगों का पैकिंग यही करता है। यदि उधर को कह देता है नहीं भाई ये खास अंग है, हम पैकिंग करेंगे, तुम जितना किए हो उतना किए हो, अब तुमको पैकिंग नहीं करना है। हाँ, तो फैट को स्टोर करता है, हाँ, और हार्ट को भी पैक करता है और किडनी को भी। तो ये तुम्हारा लूज हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस, रेगुलर, इरेगुलर कल पढ़ेंगे। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो जी, थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन समझने का प्रयास करना, जी सर। ठीक है। चलो टाइम हो गया ओवर। वीडियो को तुम लोग दोबारा देख सकते हो रिकॉर्डिंग में जा करके। अभी लेफ्ट नहीं हुए का जी, लेफ्ट हो जाओ।